डिस्क्लेमर, ये कहानी काल्पनिक है। ये कहानी मनोरंजन के उद्देश्य के लिए बनाई गई है। इसमें दिए गए सभी पात्र घटित और नाम सभी काल्पनिक हैं। ये कहानी किसी को भावना, परंपरा, नाम पर आधारित नहीं बनाई गई है। इस कहानी में सभी चीज लेखक द्वारा की गई कल्पना से उत्पन्न हुई है। एपिसोड 51, बुर्ज खलीफा। कहानी। अब तक कोमल अवनी की बात सुन और शर्माने लगी और बोली, अच्छा अवनी, मैं तुझे सब बताऊंगी, पहले हमें लेक्चर में चलना चाहिए वरना शर्मा सिर फिर कुछ ना कुछ बातें सुनाएंगे। इस पर अवनी हंसते हुए बोली, तू भूल रही है कोमल, ये कॉलेज मेरा है और मुझे और मेरी दोस्त को कैसे कोई भी कुछ बोल सकता है। कोमल बोली, अबे मैं तो भूल ही गई थी कि ये कॉलेज तो तेरा है, पर लेक्चर तो हमें अभी भी अटेंड करना पड़ेगा। अब आगे। फिर दोनों सीधा अपने लेक्चर अटेंड करने चले गए। वो लोग जब क्लास में पहुंचे तो शर्मा सर की क्लास स्टार्ट हो चुकी थी, पर सर ने अवनी, कोमल और कृति को बिल्कुल नहीं डांटा, बल्कि बड़े प्यार से उनका हाल चाल पूछा और उनकी सीट और बैठा दिया। आय। दोनों ने अपना लेक्चर किसी तरह खत्म किया। लेक्चर खत्म होते ही अवनी कोमल को देख बोली, देख कोमल, अब कोई बहाना नहीं चलेगा, सच सच बता क्या हुआ है तुम दोनों के बीच। आय। अवनी की बात सुन कोमल शर्माने लगी, पर अपने आप को संभाल बोली। उसने अपना हाथ आगे करते हुए कहा, अच्छा मैं तुझे सब कुछ बता रही हूं, पर तू प्रोमिस कर हंसेगी नहीं। आय। अवनी ने उसके हाथ पकड़ बोली, प्रोमिस में नहीं हंसूगी। आय। कोमल ने एक गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया, ये उस दिन की बात है जब तूने विवान को मेरे घर भेजा था। उस दिन विवान ने ड्रिंक की हुई थी। वो जब मेरे घर आया तो बहुत ही नशे में था। मुझे पहले तो लगा उसे बाहर निकाल दूं, पर वो हमारा दोस्त था और तुमने भी बोला था, इसलिए मैंने उसे वही रहने दिया। पर उस दिन उसमें पता नहीं किसकी आत्मा आ गई थी। वो उठपटांग हरकतें कर रहा था। मैं उसे किसी तरह संभाल रही थी, तभी अचानक से हम दोनों का पैर फिसला और हम दोनों सोफों पर गिर गए। मैं उसके नीचे थी और पता नहीं हम दोनों को क्या हुआ, हम एक दूसरे को किस करने लगे। आए। अवनी कोमल को रोकते हुए हैरान हो बोली, क्या तुम दोनों ने किस किया? आए। कोमल उसका मुंह बंद करते हुए बोली, थोड़ा धीरे बोल, सब सुन लेंगे। अवनी ने उसका हाथ अपने मुंह से हटाया और धीरे से बोली, तुम दोनों ने किस किया? कोमल ब्लश करते हुए हाँ में सिर हिलाया। अवनी थोड़ा खुश होते हुए बोली, अच्छा आगे क्या हुआ? आए। कोमल आगे बोलने लगी, हाँ हम दोनों किस करने में इतना खो गए थे कि हम लगभग 1 घंटे से एक दूसरे को किस कर रहे थे। हम दोनों अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाए और आगे बढ़ने लगे। तभी मैं वापस से होश में आई और विवान के लिप्स को जोर से काट लिया, जिससे विवान जितना भी नशे में था सब उतर गया और उसके लिप्स से खून आने लगा और उसका कुछ खून मेरे लिप्स पर भी था। इसी वजह से वो मुझे बार बार खून पीने वाली पिचनी बोलता है। आए। अवनी कोमल की बात सुन हंसने लगी और बोली, क्या यार, तूने अपने फर्स्ट किस को क्या बर्बाद किया है? किस करने वाले को ही जख्मी कर दिया। आए। कोमल चिढ़ते हुए बोली, तूने प्रोमिस किया था, तू हंसेगी नहीं। आए। अवनी किसी तरह अपनी हंसी कंट्रोल कर बोली, अच्छा मैं नहीं हंस रही अब, पर तूने विवान के साथ सही नहीं किया। किस तो तुम दोनों के म्यूचुअल कंसेंट से हो रहा था ना, तो विवान को सजा क्यों मिले? आय। कोमल ने हाँ में सिर हिला बोला, हाँ यार अवनी तू सही बोल रही है। मैंने कई बार सोचा उससे माफी मांग लूं, पर जैसे हिमे कुछ बोलने वाली होती वो कुछ ना कुछ ऐसा बोल देता जिससे मुझे उस पर और गुस्सा आ जाती। आए। अवनी बोली, अच्छा ठीक है, मैं उससे बात करूंगी और बाद में तू उससे माफी मांग लेने। कोमल ने भी हम में जवाब दिया। आया। दूसरी तरफ दुबई में ऋषभ का प्लेन लैंड हुआ। उसके लैंड होते हैं कई सारे बॉडीगार्ड ने एक रास्ता बना, दोनों साइड खड़े हो गए। तभी ऋषभ के प्लेन का गेट खुला। सबसे पहले ऋषभ के 10 खास बॉडीगार्ड आए, निकले और उनके बीचों बीच बड़े ही एटीट्यूड के साथ ऋषभ मास्क लगाए आया। उसके पीछे विवान और रोनित भी आए। ऋषभ की सिक्योरिटी इतनी टाइट इसलिए थी क्योंकि ऋषभ दुबई की गवर्नमेंट ने ऋषभ का प्लेन तैयार किया था। ऋषभ सीधा अपनी बुलेट प्रूफ कार में आके बैठा और बुर्ज खलीफा की तरफ चल दिया। आया। ऋषभ की करों का काफिला देखकर दुबई की पब्लिक हैरान थी, क्योंकि एक साथ 100 से भी ज्यादा ब्लैक लग्जरी कारें एक कार को कवर करके चल रही थी। सबको ये लग रहा था कोई बहुत बड़ी हस्ती आया है। ऋषभ की कार बुर्ज खलीफा पहुंचने से पहले ही ऋषभ के बॉडीगार्ड वहां अपना भेस बदलकर अंदर घुस चुके थे। आज पूरी बिल्डिंग को टूरिस्ट के लिए बंद किया हुआ था, क्योंकि आज दुबई के शेख यहां ऋषभ से मीटिंग करने वाले थे। ऋषभ की कार सीधा बिल्डिंग के सामने आके रुकी। विवान दौड़कर बाहर निकला और ऋषभ का गेट खोला। ऋषभ बड़े ही एटीट्यूड के साथ बाहर निकला। वो सीधा अंदर की तरफ चल पड़ा। आई जैसे ही वो बिल्डिंग में चेकिंग एरिया पर पहुंचे, वहां की पुलिस और गार्ड ने सबको रोक दिया और सिर्फ ऋषभ, विवान और रोनित को अंदर जाने की परमिशन दिया। इस पर विवान कुछ बोलना चाहता था, पर ऋषभ ने उसे रोक दिया। तीनों वहां से अंदर आके लिफ्ट में चले गए। वो लोग सीधा बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर पहुंचे। आए। एपिसोड 52, शेख से मुलाकात।
कहानी अब तक। ऋषभ की कार सीधा बिल्डिंग के सामने आके रुकी। विवान दौड़कर बाहर निकला और ऋषभ का गेट खोला। ऋषभ बड़े ही एटीट्यूड के साथ बाहर निकला। वो सीधा अंदर की तरफ चल पड़ा है। जैसे ही वो बिल्डिंग में चेकिंग एरिया पर पहुंचे, वहां की पुलिस और गार्ड ने सबको रोक दिया और सिर्फ ऋषभ, विवान और रोनित को अंदर जाने की परमिशन दिया है। इस पर विवान कुछ बोलना चाहता था पर ऋषभ ने उसे रोक दिया। तीनों वहां से अंदर आके लिफ्ट में चले गए। वो लोग सीधा बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर पहुंचे आए। अब आगे तीनों जैसे ही टॉप फ्लोर पर पहुंचे, वहां शेख के कई सारे बॉडीगार्ड गन लिए इन्हीं का इंतजार कर रहा था। बॉडीगार्ड तीनों को लेकर शेख के ऑफिस में गया है। तीनों जैसे ही अंदर घुसे तो देखा सामने शेख बड़े ही शान से सोफे पर बैठकर ऋषभ के आने का ही वेट कर रहा था। ऋषभ को देखकर शेख अपनी जगह से खड़ा हुआ और ऋषभ के पास हाथ आगे कर बोला, वेलकम टू दुबई मिस्टर आरके। आई होप आपको आने में कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। आए। ऋषभ ने भी उससे हाथ मिलाया और बोला, अरे कैसी बात कर रहे हैं शेख साहब, हमें कैसी तकलीफ। फिर एक डेविल स्माइल के साथ बोला, तकलीफ तो उन्हें होती है जहां हम जाने वाले होते हैं। आए। शेख ऋषभ की बातों का मतलब अच्छे से समझ रहा था। वो हंसते हुए बोला, अरे मिस्टर आरके, आप गलत समझ रहे हैं। हमें तो बस आपसे मुलाकात करनी थी, इसलिए हमने ये खेल खेला। ये तो आप भी जानते हैं कि आपसे मिलना नामुमकिन है। आए। ऋषभ बोला, अच्छा चलिए, अगर आप सच बोल रहे हैं तो ये भी बता दीजिए कि हमसे मुलाकात क्यों करना चाहते थे। आए। शेख साहब ने बैठने का इशारा किया। ऋषभ जाके सोफे पर बैठ गया और रोनित और विवान दोनों उसके पीछे खड़े हो गए। आए। शेख साहब भी बैठ गए। ऋषभ ने उन्हें बोलने का इशारा किया। शेख साहब ने बोलना शुरू किया, देखिए मिस्टर आर के, मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही अच्छी डील है जिससे हम दोनों इतना पैसा कमाएंगे कि कोई लिमिट ही नहीं होगी। आए। ऋषभ अपने दोनों हाथ फोल्ड कर बोला, अच्छा ऐसी कौन सी डील है। आए। शेख साहब ने आगे बोला, देखिए मिस्टर आर के, मेरी ड्रग्स की बहुत सारी फैक्ट्रीज है जिसमें अब इतना ज्यादा ड्रग्स प्रोड्यूस होता है कि हम पूरा बेच भी नहीं पाते। मैं चाहता हूं कि आप हमारे ड्रग्स इंडिया में बेचने दो और जो भी मुनाफा होगा दोनों 50-50 कर लगे। आए। ऋषभ शेख साहब की बात सुन थोड़ा गुस्से से बोला, आप क्या चाहते हैं मैं अपने देश के युवाओं की जिंदगियां बर्बाद करूं। आए। शेख साहब ऋषभ को बीच में रोकते हुए बोले, मिस्टर आक, आप कैसी बात कर रहे हैं? हम अपने देश के नौजवानों को कैसे बर्बाद कर सकते हैं? मैं तो बस ये बोल रहा हूँ, जिनकी ड्रग्स आदत बन चुकी है हम उन्हें अपने ड्रग्स बेचेंगे। आए। ऋषभ गुस्से में बोला, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके ड्रग्स बेचने में, तो प्लीज अगली बार मुझे ऐसे प्रपोजल के लिए परेशान मत करना, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अब मैं चलता हूँ अपने, मेरा और भी काम है। ऋषभ सोफे से उठने ही वाला था कि शेख साहब अपनी टोन चेंज कर बोले, आर के, मैं तुझे प्यार से ऑफर दे रहा हूं तो मान जा, वरना मुझे दूसरे तरीके भी आते हैं। आए। ऋषभ शेख की बात सुन वापस से अपनी जगह बैठ गया और शेख को बड़े दया वाले भाव से देखने लगा। शेख ऋषभ को बैठता देख सोचने लगा कि ऋषभ उसकी धमकी से डर गया। शेख बोला, मिस्टर आक, आप टेंशन मत लो, अगर आप मेरा ऑफर प्यार से मान लो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आए। ऋषभ शेख की बातें सुन हंसते हुए बोला, अरे शेख साहब, आप क्या बोल रहे हो? मुझे प्रॉब्लम होगी, वो भी आपसे। आए। शेख साहब ऋषभ की बात से चिढ़ गए और बोले, तुम अपने आप को कहीं का शहंशाह समझते हो? जो मुझसे डर नहीं लग रहा, तुम भूल रहे हो तुम अभी मेरी कंट्री में हो। आए। ऋषभ एक डेविल स्माइल के साथ बोला, अरे शेख साहब, आप ये क्यों भूल जाते हैं कि मैं क्या हूँ? और रही बात ये आपकी कंट्री की, तो मैं इसे एक दिन में बर्बाद कर सकता हूँ। आए। शेख साहब और ज्यादा भड़क गया और चिल्लाते हुए अपने बॉडीगार्ड से बोला, पकड़ लो इन्हें और ले जाके मेरे शेरा को खिला दो। आए। शेख के बॉडीगार्ड ऋषभ को चुभी पता उससे पहले रूम में छुपे ऋषभ के सरसिट बॉडीगार्ड ने सभी गार्ड्स को मौत के घाट उतार दिया। शेख साहब को तो समझ ही नहीं हुआ कि अभी अभी उनके सामने हुआ क्या है। उन्होंने ऋषभ की तरफ देखा जो एक तीखी स्माइल के साथ उसे देख रहा था। शेख साहब उसके पास आए और उसका कॉलर पकड़ने ही वाले थे कि विवान ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोला, अरे शेख साहब, ऐसी गलती भूलकर भी मत करिएगा, वरना आपका नमो निशान इस दुनिया में नहीं रहेगा। आए। शेख विवान की धमकी सुन थोड़ा डर गया और वापस अपनी जगह बैठ बोला, मिस्टर आक, सीधी बात करते हैं, तुम मुझे इंडिया में ड्रग्स बेचने दो, बदले में तुम्हें यहां से जिंदा जाने दूंगा। आए। ऋषभ शेख की बातें सुन बोला, शेख साहब, आपको नहीं लगत आप गलत बोल रहे हैं? यहाँ चारों तरफ सिर्फ मेरे लोग हैं और आप मुझे जिंदा छोड़ने की बात कर रहे हैं। आए। शेख साहब बोले, यहां से तो तुम बच जाओगे, पर दुबई से बाहर कैसे जाओगे? पूरी दुबई मेरे इशारों पर चलती है। आए। ऋषभ एक डेविल स्माइल के साथ विवान से एक फाइल ली और बोला, सही कहा शेख साहब, दुबई आपके इशारों पर चलती है और अब आप हमारे इशारों पर चलेंगे। और वो फाइल शेख के सामने कर दी। आए। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया, फिर उसने फाइल उठा पढ़ना शुरू किया तो उसके होश उड़ गए। एपिसोड 53 लॉरा द पेंटर।
कहानी अब तक शेख साहब बोले, यहाँ से तो तुम बच जाओगे पर दुबई से बाहर कैसे जाओगे, पूरी दुबई मेरे इशारों पर चलती है। आए ऋषभ एक डेविल स्माइल के साथ विमान से एक फाइल ली और बोला, सही कहा शेख साहब, दुबई आपके इशारों पर चलती है और अब आप हमारे इशारों पर चलेंगे। और वो फाइल शेख के सामने कर दी। आए पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया, फिर उसने फाइल उठा पढ़ना शुरू किया तो उसके होश उड़ गए। आए अब आगे शेख साहब ने जैसे जैसे फाइल के पन्ने पलटते गए वैसे वैसे उनके भाव हैरानी से बदलते गए। शेख साहब ने पूरी फाइल पढ़ी और ऋषभ को देख जो एक कतीलाना मुस्कुराहट के साथ उस देख रहा था। आए शेख को अब ऋषभ से डर लग रहा था। वो बोला, मिस्टर आर के, आप इतनी छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा एक्शन कैसे ले सकते हैं? आप जो बोलेगे मैं करने को तैयार हूं, बस ये सब लीक नहीं होना चाहिए। आए ऋषभ शेख को देख बोला, अरे शेख साहब, आपने ही बोला था ना कि मैं यहां से जा नहीं सकता, तो मैंने आपको एक ट्रेलर दिखा दिया कि मैं यहां से कैसे जा सकता हूं। आए शेख बोला, मिस्टर आर के, मैं अपनी बातों के लिए माफी मांगता हूं, आप यहां से आराम से जा सकते हैं, बल्कि आप बोले तो मैं आपको खुद एयरपोर्ट तक छोड़ने आऊंगा। आए ऋषभ बोला, उसकी कोई जरूरत नहीं है शेख साहब, बस आप एक बात याद रखिएगा, अगर इंडिया में आपके ड्रग्स दिखे तो आप इस दुनिया में नहीं दिखेंगे। आए शेख को ऋषभ की बात सुनके बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि आज तक उससे किसी ने ऐसे बात नहीं की। वो शांत इसलिए था क्योंकि वो समझ चुका था कि आरके को कंट्रोल करना उसके बस का नहीं, आरके बहुत ज्यादा पावरफुल है। आया ऋषभ फिर वहां से उठा और बाहर जाने लगा। उसको बाहर जाता देख शेख ने उसे रोका और बोले, आप पहली बार हमसे मिलने आए हैं तो ये हमारी तरफ से आपका गिफ्ट है। शेख ने एक पेंटिंग की तरफ इशारा कर दिया। आए ऋषभ ने जब उस पेंटिंग को देखा तो कहीं खो गया, क्योंकि वो पेंटिंग बहुत ही खूबसूरत थी। आए ऋषभ होश में जब आया, जब शेख ने उसे बुलाया, ऋषभ पेंटिंग के पास गया और उसे ध्यान से देखने लगा। उसने पूरी पेंटिंग देखी, पर जैसे ही पेंटर का नाम देखा वो शॉकेड रह गया। आए क्योंकि ये पेंटिंग दुनिया के सबसे मशहूर पेंटर लॉरा ने बनाई थी। मिस लॉरा एक बहुत ही मशहूर पेंटर है, पर आज तक उन्हें किसी ने नहीं देखा। उनकी पेंटिंग अरबों में बिकती है। आज तक उन्होंने सिर्फ 50 ही पेंटिंग बनाई है, जिनमें से 10 ऋषभ के पास खुद है। उसे लॉरा की पेंटिंग बहुत ज्यादा पसंद है। ऋषभ ने वो पेंटिंग खुशी खुशी एक्सेप्ट की और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद शेख ने चैन की सांस ली। उन्हें डर था, अगर ऋषभ ने उस फाइल को दुनिया के सामने ला दिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, जो वो खुद भी नहीं संभाल सकते थे। आए सबके जाने के बाद शेख वापस से अपनी जगह पर बैठ गया और वाइन की शिप लेने लगा। तभी शेख का बेटा अंदर आया और अंदर का हाल देख फिक्र करते हुए बोला, अब्बू आप ठीक तो है ना, और ये सब किसने किया? शेख ने उसे शांत कराते हुए बोला, तैमूर मैं ठीक हूँ और ये सब किया धर आरके का है। आए तैमूर को कुछ समझ नहीं आया, ये आरके कौन हो? तभी उसे याद आया कि उसने आरके के बारे में अपने दोस्तों से सुना था। वो बोला, अब्बू आरके यहाँ आया था? शेख ने हाँ में सिर हिलाया। आए तैमूर बोला, डैड मैंने सुना है वो बहुत पावरफुल, पर उसकी हिम्मत कैसे हुआ हमारे देश में आके आपके बॉडीगार्ड को ऐसे मारने की, ऊपर से जिंदा कैसे चला गया? आए शेख ने उसे संत करते हुए बोला, बेटा तैमूर मैंने भी यही गलती की थी, उसे कम समझने की, और जब मुझे उसकी ताकत का अंदाज हुआ तो मैं खुद चुप हो गया। तुम उसे नहीं जानते, जब उसके बारे में जानोगे तो तुम खुद उसके आगे सिर झुकाओगे। आय तैमूर गुस्से से बोला, अच्छा ऐसा भी क्या है? होगा वो बहुत पावरफुल, पर मेरे देश में हमसे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है। आए शेख तैमूर की बात सुन बोला, बेटा तुझे सच में लगत है तो जरा ये देख। शेख ने वो फाइल तैमूर को दे दी। तैमूर ने भी वो फाइल ली और पढ़ना शुरू किया, और जैसे जैसे वो पेज पढ़ रहा था उसकी आंखें बाहर आने को थी। वो शेख को देख बोला, अब वो आपको इतनी इन्फॉर्मेशन कैसे मिल गई? इतनी डिटेल में तो मैं भी नहीं जानता था। आए शेख बोले, यही बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही, हमारी इतनी डीप इन्फॉर्मेशन आज तक कोई नहीं निकाल पाया, तो आरके ने कैसे किया? मुंबई अवनी अपने बेस में बैठी सीसीटीवी फुटेज देख रही थी कि कौन कौन हमले में शामिल था, पर उसे वहां कुछ नहीं दिख रहा था। आए किसी ने फोटोज को पहले ही डिलीट कर दिया था। अवनी ने फिर अपनी हैकिंग स्किल्स का इस्तेमाल करना शुरू किया और कुछ ही मिनटों में सारी फुटेज वापस आ गई। इस बार अवनी को पता चल गया कि हमला किसने कराया था। अवनी पीछे खड़ी कोमल को बोली, मैं बिल्कुल सही थी, ये काम डेड का है। कोमल ने बोला, अवनी अगर ये बात ऋषभ को पता लगी ना तो वो इस बार तुम्हारे डेट को सच में मार डालेगा। अवनी ने हमें जवाब दिया और बोली, आए उन्हें इस बारे में बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए, वरना बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। एपिसोड 54 निशा का काल। कहानी अब तक किसी ने फोटोज को पहले ही डिलीट कर दिया था। अवनी ने फिर अपनी हैकिंग स्किल्स का इस्तेमाल करना शुरू किया और कुछ ही मिनटों में सारी फुटेज वापस आ गई। इस बार अवनी को पता चल गया कि हमला किसने कराया था। अवनी पीछे खड़ी कोमल को बोली, मैं बिल्कुल सही थी, ये काम डेड का है। कोमल ने बोला, अवनी अगर ये बात ऋषभ को पता लगी ना तो वो इस बार तुम्हारे डेट को सच में मार डालेगा। अवनी ने हम में जवाब दिया और बोली, आए
उन्हें इस बारे में बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए वरना बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब आगे कोमल ने हाँ में सिर हिलाया, तभी उसे कुछ याद आया और वो अवनी को देख बोली, हम तो छुपा लेंगे पर ऋषभ के खुफिया लोगों से कैसे छुपाएंगे, वो लोग तो हम पे नजर रखे हुए हैं। आए अवनी ने भी सोचते हुए बोला, उनको मैं देख लूंगी। अच्छा, डेट को उनके कारनामों का इनाम देने की तैयारी करो, इस बार उन्हें और भी अच्छा गिफ्ट मिलना चाहिए। आए कोमल ने पूछा, हमने तो पहले ही उनके सारे बेस बर्बाद कर दिए, अब क्या बर्बाद करे। आए अवनी ने एक डेविल स्माइल जी साथ बोला, अरे कोमल तुम भूल कैसे जाती हो, मेरे डेट की जान किसी और चीज में बसती है, अगर वो बर्बाद कर दिया तो उनको बहुत बड़ा झटका लगेगा। आए कोमल को समझ आ गया था कि अवनी किस चीज की बात कर रही है। वो थोड़ा नौटंकी करते हुए बोली, जो हुक्म मेरे आका, बस शाम तक का वक्त दे दो। आए अवनी ने भी हाँ में सिर हिलाया और कंप्यूटर पे चल रही वीडियो को देखने लगी। कोमल उसे अकेला छोड़ चली गई। अवनी को वीडियो देखते देखते ऋषभ की याद आने लगी। उसने अपना फोन निकाला और ऋषभ को फोन कर दिया। उधर ऋषभ अपनी कार में बैठ कुछ काम कर रहा था, तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने एक बार स्क्रीन पे हो रहे नाम को देखा और फट से फोन पिक कर लिया। पिक होते ही ऋषभ बोला, हेलो स्वीट हार्ट, ऐसा क्या हो गया जो हमारी स्वीट हार्ट ने हमें फोन किया। आए उधर से अवनी बोली, क्यों मैं आपको फोन नहीं करती क्या, वो तो आज थोड़ा बिजी थी इसलिए अभी वक्त मिला बात करने का। आए ऋषभ बोला, अच्छा ठीक है, अच्छा ये बताओ कॉलेज से आ गई तुम। आए अवनी ने बोला, हाँ मैं आ गई पर अभी मैं बेस पर हूँ। आए ऋषभ बोला, हम मुझे पता है। और फिर थोड़ी देर तक दोनों ने इधर उधर की बातें की और उसके बाद फोन काट अपना अपना काम करने लगे। आए फोन रख अवनी जैसे हिजाने को हुई, तब तक उसे एक अननोन नो से फोन आया। अवनी ने पहले सोचा इग्नोर करे, पर बाद में उसने कुछ सोचकर फोन उठा लिए। वो कुछ बोल पाती उससे पहले उधर से आवाज आए, हेलो अवनी कैसी हो। आए अवनी सामने वाले लड़की की आवाज तुरंत पहचान गई, ये कोई और नहीं निशा दी है। अवनी बोली, दी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो। आए जवाब में निशा ने बोला, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा भाई कैसा है। आए अवनी ने बोला, वो भी ठीक है पर अभी कुछ जरूरी काम से दुबई गए हैं। आए निशा ने बोला, फिर तुम क्यों नहीं गई, इसी बहाने तुम भी दुबई घूम आती। आए अवनी ने बोला, उन्होंने मुझे पूछा है नहीं तो मैं कैसे जाती। आए निशा ऋषभ को कोसते हुए बोली, वो ऐसा ही है, किसी की कोई कदर है नहीं है, इतनी प्यारी बीवी को भला कोई अकेले छोड़कर जाता है क्या। आए अवनी ने भी सेड होते हुए बोला, हम दी वो बहुत गंदे हैं। फिर उसे कुछ याद आया और वो बोली, दी आप बताने वाली थी कि आपको हमारी शादी के बारे में कैसे पता। आए निशा ने अवनी के सवालों का जवाब दिया, वो क्या हो ना अवनी, मेरे सोच बहुत अच्छे हैं। मैं ऋषभ के बारे में सब कुछ जानती हूँ, उसकी असली आइडेंटिटी क्या है, वो अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपा कर रखता है, और तुम दोनों की शादी कैसे हुई, क्यों हुई, सब कुछ। पर ऋषभ को ये नहीं पता कि मुझे ये बात पता है। आए अवनी हैरानी से निशा की बातें सुन रही थी। वो सब सुन बोली, मतलब आपको सब पता है और आप सबके सामने अनजान बांधने की एक्टिंग करती हो। आए निशा ने सिर्फ हम में जवाब दिया। अवनी बोली, पर आपको कैसे पता चला, जहां तक मैं जानती हूँ कुछ भी हो जाए पर अपने बारे में आपको खुद तो नहीं बताएंगे। निशा ने जवाब दिया, तुम सही हो, मुझे उसने नहीं बताया, पर मुझे कैसे पता, ये सब में वक्त आने पर बताओगी। आए अवनी ने भी ज्यादा फोर्स करना सही नहीं समझा और बात को घूमते ही बोला, दी आपको जब सब पता है तो ये भी पता होगा कि जब उन्होंने किसी माफिया को फोन किया था तो उसके बाद क्या हुआ था। आय निशा ने बोला, हाँ पता है पर मैं तुम्हें नहीं बता सकती, ये बात तुम ऋषभ से खुद जाने तो है अच्छा होगा। आय अवनी ने भी ज्यादा नहीं बोला और निशा की बात मन ली। दोनों ने कई घंटों तक एक दूसरे से बातें करती रही और एक ही दिन में दोनों एक दूसरे की काफी अच्छी दोस्त बन गई। बात करके अवनी अपने काम में लग गई। एपिसोड 55 ऋषभ की इंडिया वापसी कहानी अब तक। अवनी ने भी ज्यादा फोर्स करना सही नहीं समझा और बात को घूमते ही बोला, दी आपको जब सब पता है तो ये भी पता होगा कि जब उन्होंने किसी माफिया को फोन किया था तो उसके बाद क्या हुआ था। आए निशा ने बोला, हाँ पता है पर मैं तुम्हें नहीं बता सकती, ये बात तुम ऋषभ से खुद जाने तो है अच्छा होगा। आए अवनी ने भी ज्यादा नहीं बोला और निशा की बात मन ली। दोनों ने कई घंटों तक एक दूसरे से बातें करती रही और एक ही दिन में दोनों एक दूसरे की काफी अच्छी दोस्त बन गई। बात करके अवनी अपने काम में लग गई। अब आगे दुबई। ऋषभ अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था, तभी गेट नॉक की आवाज आई। उसने बिना देखे ही कमिंग बोला। विवान एक फाइल लिए अंदर आया और ऋषभ के सामने खड़ा हो गया। आए ऋषभ ने सिर उठा विवान को देखा जो उससे कुछ बोलना चाहता। ऋषभ ने उसे बोलने का इशारा किया। विवान ने बोलना शुरू किया, ऋषु अवनी के बेस पर कुछ लोगों ने हमला किया था जब हम वहां पर नहीं थे। आए ऋषभ विवान की बात सुन गुस्से से भर गया और बोला, किसकी हिम्मत है जो मेरी बीवी के बेस पर हमला करे। आए
विवान बोला, वो कोई और नहीं डेविड ही है, उसने अवनी के बेस के बारे पता लगवा लिया है और उसके अदमियों ने ही वहां हमला करवाया था। वो तो अच्छा है, अवनी के बेस की सिक्योरिटी बहुत अच्छी, वरना तो वो लोग भी अवनी की तरह उनके बेस को भी उड़ा देते। आए 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 आए। ऋषभ गुस्से से बोला, इस डेविड का कुछ करना होगा वरना ये मुझे और अवनी को चैन से जीने नहीं देगा। एक काम कर, पता कर उसकी जान किस चीज में बसती है, हम उससे वही छीन लेंगे। आए 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 आए। विवान ने ओक बोला और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद ऋषभ चेयर की बैक पर सिर टिका बोला, क्या कर रहे हो ससुर जी, आपको क्या लगत है मैं अवनी को या अवनी से जुड़ी चीजों को कुछ होने दूंगा? ये तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। और वो हंसने लगा। आय 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 आय। मुंबई में अवनी अपना सारा काम कर अपने बेस के पेंट हाउस के सोफे पर आराम कर रही थी, तभी वहां कोमल आई और अवनी के बगल में बैठ गई और अपना सिर धीरे धीरे दबाते हुए बोली, यार अवनी, ये अंकल की दुनिया बहुत ही खतरनाक है, हल्की सी गलती और सीधा यमराज के दर्शन हो जाने हैं। आय 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 आय। हमन बड़ी ही मुश्किल से उनके व्हाइट लैंड को बॉम्ब से उड़ाया है। आय आय। अवनी बोली, मतलब डेड को उनका गिफ्ट मिल गया, चलो अच्छा है, डेड ने भी हमें बहुत परेशान किया था। आय। कोमल ने भी हाँ में सिर हिला दिया। फिर दोनों ने दिन भर की बातें की और डिनर कर सोने चली गई। दुबई में ऋषभ अपने पैलेस के स्टडी रूम में काम कर रहा था, तभी विवान बिना नोक किया अंदर आ गया और ऋषभ के सामने वाली चेयर पर बैठकर अंगूर खाने लगा। ऋषभ को उसकी हरकत से बड़ी चिढ़ मची। वो बोला, ये क्या बदतमीजी है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा मैं कुछ काम कर रहा हूँ और तू सिर पर बैठकर अंगूर खा रहा है, दिमाग है या उसे बेचाया? आए। विवान ऋषभ के आगे अंगूर करते हुए बोला, अरे ऋषु, तू इतना गुस्सा क्यों हो रहा है, ले तू भी खा ले। आए। ऋषभ उसकी बात सुन उसे और घूरने लगा। अपने आप को ऐसा घूरता देख विवान ने अपना हाथ वापस पीछे कर लिया और बोला, अरे भाई, बात है बड़ी मजेदार थी, तभी मैं तेरे मुंह मीठा करा रहा था, पर कोई नहीं, तुझे नहीं खाना तो मत खा, कोई बात नहीं, पर मैं बात तो जरूर बातूंगा। आए। ऋषभ चिढ़ते हुए बोला, अच्छा ऐसा क्या है, अब बोल। आए। विवान बोला, अरे ऋषु, तूने मुझे डेविड के जान से ज्यादा प्यारी चीज को ढूंढने को बोला था, पर अवनी ने हमसे पहले ही ढूंढ लिया और बॉम्ब से उड़ा भी दिया, मानना पड़ेगा यार, अवनी है बहुत कमाल की। आए। ऋषभ विवान की बात सुन बोला, हाँ अवनी कमाल की तो है, तभी न मुझे वो बहुत पसंद है। आए। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। ऋषभ या अवनी को जब भी वक्त मिलता दोनों एक दूसरे का हाल चाल ले लिया करते। आज ऋषभ इंडिया वापस आ रहा था और वो बहुत खुश था, पर यह बात अवनी को अभी तक पता नहीं थी। वो अवनी को सरप्राइज देना चाहता, इसलिए उसने कोमल से अवनी के बारे में पूछ लिया था कि वो अभी कहाँ है। कोमल ने बताया था कि अवनी आज पैलेस में ही है। आए। ऋषभ मुंबई आ सीधा अपने पैलेस आया और अपने रूम की तरफ बढ़ गया। वो जब रूम में गया तो देखा अवनी पूरे बेड पर फेल कर सोई है। उसे सोता देख ऐसा लग रहा था कि वो सदियों से नहीं सोई। आए। ऋषभ उसके पास गया और उसे उठाने लगा, पर मजाल है अवनी उठ जाए। ऋषभ को मस्ती सूझी और वो बाथरूम गया और जाके टब में गर्म पानी भर दिया और फिर वापस रूम में आ अवनी को गोद में उठा लिया। आए। बाथरूम में ले गया और सीधा टब में लेकर बैठ गया। गर्मी का एहसास होते ही अवनी ने अपनी आंखें खोली तो दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली और दोनों एक दूसरों की आंखों में कहीं खो गए। एपिसोड 56 ऋषभ अवनी का रोमांस कहानी। अब तक ऋषभ मुंबई आ सीधा अपने पैलेस आया और अपने रूम की तरफ बढ़ गया। वो जब रूम में गया तो देखा अवनी पूरे बेड पर फेल कर सोई है। उसे सोता देख ऐसा लग रहा था कि वो सदियों से नहीं सोई। आए। ऋषभ उसके पास गया और उसे उठाने लगा, पर मजाल है अवनी उठ जाए। ऋषभ को मस्ती सूझी और वो बाथरूम गया और जाके टब में गर्म पानी भर दिया और फिर वापस रूम में आ अवनी को गोद में उठा लिया। आए। बाथरूम में ले गया और सीधा टब में लेकर बैठ गया। गर्मी का एहसास होते ही अवनी ने अपनी आंखें खोली तो दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली और दोनों एक दूसरों की आंखों में कहीं खो गए। अब आगे ऋषभ ने उसकी आंखों को देखते देखते उसे किस कर लिया। अवनी जो उसकी आंखों में खोई थी, ऋषभ के अचानक से किस करने से उसका ध्यान टूटा और वो टब से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। आए। पर जैसे ही वो उठकर खड़ी हुई, ऋषभ ने उसका हाथ पकड़ फिर से उसे अपनी गोद में खींच लिया। अवनी सीधा उसकी गोद में जाके गिरी। ऋषभ के चंगुल से छूटने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़िए मुझे, आप बहुत गंदे हैं, पहले तो आप इतने दिनों बाद आ रहे हैं, ऊपर से मुझे शुभ शुभ ऐसे उठा रहे हैं। ऋषभ उसको अपने और करीब करते हुए बोला, स्वीट हार्ट, इतना क्यों भड़क रही हो, मुझे वहां काम था इसलिए जल्दी नहीं आ पाया। आए। अवनी उसके सीने पे अपना सिर रखते हुए बोली, हम, मुझे पता है, पर आपके बिना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। आए। ऋषभ उसके बालों को सहलाते हुए बोला, स्वीट हार्ट, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर गया, पर देखो मैं आ गया न, अब आया है। अवनी ने अपना सिर उठा ऋषभ की आंखों में देखा जो उससे बहुत प्यार से देख रहा था। आए। ऋषभ थोड़ा सा झुका और अवनी को किस करने लगा। पहले तो अवनी छूटने की कोशिश करने लगी, पर थोड़ी ही देर बाद वो भी ऋषभ का साथ देने लगी। आया है।
ऋषभ उसे बहुत ही पैसेंटली किस कर रहा था, साथ ही उसके लिप्स को बाइट भी कर रहा था आय, जिससे अवनी को दर्द हो रहा था, पर दोनों एक दूसरे को छोड़ने को तैयार नहीं थे। ऐसा लग रहा था इतने दिनों की कमी एक ही दिन में पूरा कर देंगे। ऋषभ धीरे धीरे उसके नेक कॉलरबोन पर किस और बाइट करने लगा और साथ ही एक हाथ से उसकी कमर को सहला रहा था आय। ऋषभ ने अवनी को टब से बाहर निकाला और सवार के नीचे खड़ा कर दिया। उसने सावर ऑन किया और खुद भी अवनी के साथ सावर के नीचे खड़ा हो गया आय। ऋषभ अवनी को किस करने लगा और साथ ही साथ उसके कपड़े उसके शरीर से अलग करने लगा। ऋषभ ने उसके टॉप और जीन्स को उसके बदन से अलग कर दिया। अवनी इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अंडरगारमेंट्स में थी, जिससे अवनी और भी अट्रैक्टिव लग रही थी आय। ऋषभ ने अवनी को ऊपर से नीचे तक देखा और उसके गारमेंट भी निकाल दिया आय। उसके बाद ऋषभ अवनी को बेसुमार ऊपर से लेकर नीचे तक चूमने लगा। चुमने के साथ साथ बाइट भी कर रहा था आय। थोड़ी देर बाद बाथरूम से सिर्फ अवनी की सिसकियों की आवाजें आ रही थी आय। ऋषभ उसके साथ शुभ से लेकर शाम तक इंटीमेट होता रहा, जिससे अवनी पूरी तरह से थक चुकी थी, पर ऋषभ अभी भी सैटिस्फाइड नहीं हुआ। पर अवनी को ज्यादा थक जाने की वजह से उसने उसे छोड़ दिया आया। शाम का वक्त, दोनों एक दूसरे की बाहों में थक कर सोए हुए थे। ऋषभ ने अवनी के बालों को सहलाते हुए बोला, स्वीट हार्ट चलो कुछ खा लो, तुमने शुभ से कुछ नहीं खाया आय। अवनी ऋषभ के सीने में अपना सिर घुसाते हुए बोली, नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है, सुबह से ही मैं थक चुकी हूँ अब और नहीं कुछ करने की हिम्मत है। पर ऋषभ ने फिर भी उसे फोर्स करके उसे उठाया और खाना खिलाया, फिर उसे अपनी बाहों में लेकर सो गया आया। नेक्स्ट मॉर्निंग, दोनों एक दूसरे की बाहों में बड़े ही सुकून से सोए थे। आज ऋषभ को भी कुछ ज्यादा ही थकान हो रही थी। वो शायद इसलिए था क्योंकि इतने दिनों से ऋषभ को सुकून से सोने को नहीं मिला था और आज अवनी के साथ उसे वो सुकून मिल रहा था। एपिसोड 57। छी आप कितने बेशर्म हो। कहानी अब तक। ऋषभ ने फिर भी उसे फोर्स करके उसे उठाया और खाना खिलाया, फिर उसे अपनी बाहों में लेकर सो गया आया। नेक्स्ट मॉर्निंग, दोनों एक दूसरे की बाहों में बड़े ही सुकून से सोए थे। आज ऋषभ को भी कुछ ज्यादा ही थकान हो रही थी। वो शायद इसलिए था क्योंकि इतने दिनों से ऋषभ को सुकून से सोने को नहीं मिला था और आज अवनी के साथ उसे वो सुकून मिल रहा था आए। अब आगे करीब 10 बजे ऋषभ की नींद टूटी। उसने देखा अवनी उसके ऊपर सो रही थी। ऋषभ ने उसके बालों को सहलाते हुए बोला, स्वीट हार्ट उठ जाओ, शुभ हो गई है। अवनी कसमसाते हुए बोली, सोने दीजिए ना, मुझे नींद आ रही है आए। ऋषभ फिर से उसके बालों को सहलाते हुए बोला, अरे स्वीट हार्ट अब उठ जाओ, मुझे आज बहुत जरूरी काम है आए। अवनी फिर भी वैसे ही सोई रही। ऋषभ को तभी दिमाग में एक मस्ती सूझी। उसने अवनी के कान के पास जा धीरे से बोला, स्वीट हार्ट अगर तुम नहीं उठी तो मुझे कल वाला तरीका इस्तेमाल करना होगा और अगर मैंने वो तरीका इस्तेमाल किया तो तुम्हें बहुत कुछ बर्दाश्त करना होगा आए। ऋषभ की बात सुन अवनी के कान खड़े हो गए और वो जल्दी से उसके ऊपर से उठ गई। उसने ध्यान नहीं दिया कि उसने इस वक्त कुछ पहना नहीं था आए। ऋषभ उसे ऊपर से नीचे तक बस देखे जा रहा था। अवनी ने जब देखा कि ऋषभ उसे एक तार देखे जा रहा है तो उसने अपने आप को देखा तो उसे याद आया उसने तो कुछ पहना ही नहीं है। उसका चेहरा पूरा लाल हो गया था आए। उसने अपने हाथों से अपने आप को कवर किया और ऋषभ को देख बोली, आपको शर्म नहीं आती किसी लड़की को बिना कपड़े के देखते हुए आए। ऋषभ अवनी की बात सुन बेड से खड़ा होते हुए बोला, स्वीट हार्ट अपनी बीवी को बिना कपड़ों के देखने में कैसे शर्म, तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे मैंने तुम्हें बिना कपड़ों के देखा नहीं है आए। अवनी ऋषभ की बात सुन कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। वो उस इंसान से सब छुपा रही है जिसका उस पर पूरा हक है आए। तभी ऋषभ शरारत करते हुए बोला, अगर तुम चाहो तो बदले में मुझे भी देख सकती हो। ऋषभ की बात सुन अवनी का ध्यान ऋषभ पर गया तो वो भी बिना कपड़ों के ही खड़ा था आए। अवनी ने अपना मुंह दूसरी तरफ कर बोली, छी आप कितने बेशर्म हो, अपने नीचे कुछ नहीं पहना है आए। ऋषभ ने एक बार अपने आप को देखा और अवनी को देख बोला, स्वीट हार्ट अपनी बीवी के सामने बेशर्म बनना पड़ता है वरना रातें कैसे बीतेगी आए। अवनी ऋषभ की बात सुन उसे घूरने लगी। फिर उसने अपने कपड़े उठाए और वॉशरूम में चली गई आए। ऋषभ ने भी कॉलेजेट से एक बाथरोब निकाला और पहनकर अपना लैपटॉप लेकर बैठ गया आए। आधे घंटे बाद अवनी फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आई। उसने इस वक्त एक बाथरोब पहना हुआ था। ऋषभ ने अपनी नजरें उठा उसे देखा तो अवनी का चेहरा पूरा पिंक हो चुका था। अवनी इस वक्त इतनी खूबसूरत लग रही थी कि ऋषभ की नजर ही उससे नहीं हट रही थी आए। अवनी ने ऋषभ को नोटिस कर लिया था पर वो कुछ बोली नहीं क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं अंदर से खुश थी कि ऋषभ किसी और को कभी नहीं देखता और अवनी से नजर नहीं हटाता आए। अवनी सीधा अपने कोलजेट रूम में गई और एक ब्लू कलर की फुल लेंथ गाउन निकालकर पहने लगी आए। अवनी के जाने के बाद ऋषभ ने भी अपना लैपटॉप बंद किया और बाथरूम में चला गया आए।
अवनी ड्रेस पहनकर वापस रूम में आए तो देखा ऋषभ जा चुका है। अवनी ड्रेसिंग टेबल के सामने जाके खड़ी हो गई और रेडी होने लगी। थोड़ी देर बाद बाथरूम का डोर खुला और ऋषभ बाथरोब पहन बाहर आया। बाहर आते ही उसकी नजर अवनी पर गई जो ब्लू गाउन में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। ऋषभ तो उससे अपनी नजर ही नहीं हटा पा रहा था। अवनी ऋषभ को एक जगह खड़ा हो अपने आप को घूरते हुए देखा तो बोली, अगर अब का तड़ना हो गया हो तो जाके रेडी हो जाओ, आपको ऑफिस भी जाना है। आए। अवनी की बात सुन ऋषभ का ध्यान टूटा और वो अवनी के पास गया और उसके पीछे से हक कर बोला, स्वीट हॉट, जिसकी इतनी हॉट बीवी हो वो ऑफिस कैसे जाएगा। आए। ऋषभ की बात सुन अवनी ब्लश करने लगी और बोली, आप भी ना, अच्छा सच में, आप जाइए रेडी हो जाइए, आपको कहीं ऑफिस के लिए लेट ना हो जाए। ऋषभ ने एक बार वॉल क्लॉक को देखा जिसमें अभी 11 बज चुके थे। उसने अवनी को छोड़ा और कॉलेजेट रूम में चला गया। आए करीब आधे घंटे बाद ऋषभ और अवनी दोनों ही रेडी हो नीचे आए तो उन्होंने देखा विवान और कोमल हाल में बैठ एक दूसरे से फिर लड़ रहे थे। अवनी और ऋषभ दोनों उनके पास गए और बोले, तुम दोनों फिर से किस बात पे लड़ रहे हो। एपिसोड 58 अवनी ऋषभ के ऑफिस में। कहानी अब तक। ऋषभ की बात सुन अवनी ब्लश करने लगी और बोली, आप भी ना, अच्छा सच में, आप जाइए रेडी हो जाइए, आपको कहीं ऑफिस के लिए लेट ना हो जाए। ऋषभ ने एक बार वॉल क्लॉक को देखा जिसमें अभी 11 बज चुके थे। उसने अवनी को छोड़ा और कॉलेजेट रूम में चला गया। आए करीब आधे घंटे बाद ऋषभ और अवनी दोनों ही रेडी हो नीचे आए तो उन्होंने देखा विवान और कोमल हाल में बैठ एक दूसरे से फिर लड़ रहे थे। अवनी और ऋषभ दोनों उनके पास गए और बोले, तुम दोनों फिर से किस बात पे लड़ रहे हो। अब आगे कोमल ने अवनी को देख बोली, अवनी यार, इससे ही पूछ ले, ये बिन बात के बस लड़ता है। आए अवनी ने विवान की तरफ देख बोली, क्या हुआ विवान, अब क्यों लड़ रहे हो। आए विवान ने कोमल को देख बोला, कुछ नहीं अवनी, तुम्हारी दोस्त को बस बिन बात के लड़ने का शौक है। आए अवनी इरिटेट हो चिल्लाकर बोली, अबे तुम दोनों बोलोगे भी बात क्या है या पहेलियां ही बुझात रहोगे। आए अवनी की चिल्लान की आवाज सुन कोमल और विवान दोनों चुप हो गए। फिर हिम्मत कर कोमल बोली, अवनी यार वो बात ये है ना। आए अवनी बोली, हाँ क्या बात है। कोमल बोली, यार बात ये है कि हम इस बात पे लड़ रहे थे कि हमें जल्द ही लड़का खिलाने को मिलेगा या लड़की। विवान को लड़की चाहिए और मुझे लड़का। हमारी इसी बात पर लड़ाई हो रही थी। कोमल ने सब एक ही सांस में बोल दिया। आए कोमल की बात सुन अवनी ने ऋषभ को देखा जो मुस्कुरा रहा था। वही अवनी के गाल लाल हो चुके थे। आए फिर भी उसने अपने आप को संभाला और कोमल को डांटते हुए बोली, ये क्या क्या सोचती रहती है तू, तुझे कुछ काम धंधा नहीं है क्या या दिन भर यही सोचती रहती है। आए कोमल ने अपना बचाव करते हुए बोला, यार ये सब विवान ही सिखाता रहता हो, मेरी कोई गलती नहीं है। आए कोमल की बात सुन अवनी विवान को घूरने लगती है। अवनी के घूरने से विवान की जान हलक में अटक जाती है और वो नकली हंसी हंसते हुए बोला, अवनी ऐसा कुछ नहीं है, इसने मुझे पहले इस बारे में पूछा था, मैं तो बहुत शरीफ सा इंसान हूँ। आए अवनी विवान की बातें सुन एक बार उसे ऊपर से नीचे तक देखती है और फिर उसकी आंखों में देख बोलती है, विवान तुम किस एंगल से शरीफ हो, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगते। आए विवान अपनी नजरें चुराते हुए बोला, अरे अवनी ये सब छोड़ो, तुम दोनों इतना रेडी होके कहाँ जा रहे हो। आए इसका जवाब ऋषभ ने दिया, हम दोनों ऑफिस जा रहे हैं, मैंने अवनी के लिए एक रेडी किया है। आए विवान बोला, तूने खुद से गिफ्ट रेडी किया है भाई, कब, मुझे क्यों नहीं पता। आए ऋषभ उसके आंख दिखाते हुए बोला, चल तुझे भी आज ऑफिस में बहुत काम है, तू जल्दी ऑफिस चले जा। आए विवान को कुछ समझ नहीं आया। वो बोला, ऋषु अचानक से ऑफिस में इतना काम कहाँ से आ गया जो तू मुझे जल्दी भेज रहा है। आए ऋषभ ने उसको कंधे से पकड़ साइड में ले गया और बोला, अबे यार वो जो शेख की पेंटिंग हमें वही अवनी को गिफ्ट करने वाला, तू तभी तुझे ऑफिस जल्दी भेज रहा हूँ ताकि तू वहां जाके सारी प्रिपरेशन कर दे। आए विवान को अब सब बात समझ में आ गई। वो बोला, तू टेंशन मत ले, मैं पहले पहुंचकर सब कुछ संभाल लगा। आए फिर वो वापस अवनी और कोमल के पास आया और बाय बोल के चला गया। उसके जाने के बाद अवनी बोली, आप लोग ऐसी क्या बात कर रहे थे जो हमारे सामने नहीं कर सकते थे। आए ऋषभ बहाना बनाते हुए बोला, वो ऑफिस की कुछ इंपॉर्टेंट बात थी जो अभी हम किसी को नहीं बता सकते। आए अवनी ने भी ज्यादा नहीं पूछा और उसके साथ ऑफिस की तरफ निकल पड़ी। कोमल भी वहां से अपने घर की तरफ चल दी। कुंद्रा इंडस्ट्रीज। ऋषभ की गाड़ियों का काफिला कुंद्रा इंडस्ट्रीज पहुंचा। गार्ड ने सबको सैल्यूट किया। ऋषभ की ब्लैक बेंटली बुलिडिंग के सामने आके रुकी। एक गार्ड ने ऋषभ की साइड का गेट खोला। ऋषभ मास्क लगा बड़े ही एटीट्यूड के साथ अपना कोट सही करते हुए नीचे उतरा। वो सीधा दूसरी साइड गया। इन वहां का गेट खोल। अवनी बड़ी ही नजाकत के साथ मास्क लगाए नीचे उतरी। आए
आरके के साथ किसी लड़की को देख छोटे से लेकर बड़े एम्प्लॉयज सब शौक थे। तभी रोहित और विवान अंदर से दौड़ते हुए आए और अवनी और ऋषभ के सामने खड़े हो बोले, वेलकम मिसेस कुंद्रा। मर सुन के सब सदमे में चले गए। ऋषभ ने कुछ नहीं बोला और अवनी का हाथ पकड़ आराम से ऑफिस में जाने लग। एपिसोड 60 गुड गर्ल कहानी। अब तक क्या मुझे दुनिया के सामने लाना जरूरी है? अगर सबको मेरी आइडेंटिटी पता चल गई तो मेरी जान खतरे में पड़ सकती है न। ऋषभ अवनी की परेशानी समझ सकता था। वो बोला, स्वीट हार्ट उसकी टेंशन तुम मत लो, किसी को भी तुम्हारे बारे में नहीं पता चलेगा, वो सब मुझ पर छोड़ दो। अवनी को ऋषभ पर पूरा भरोसा था कि अगर वो बोल रहा है तो पक्का कुछ न कुछ सोच रखा होगा। अब आगे उसके बाद अवनी ऋषभ के चॉपर में बैठकर अपने बेस के लिए निकल गई और ऋषभ अपनी कुछ लाइव मीटिंग करने लगा, जहां मीटिंग में ऋषभ के बॉडीडबल थे आए। अवनी के बेस पर अवनी का चॉपर लैंड हुआ। रोहित ने जाके चॉपर का गेट ओपन किया। अवनी बड़े ही एटीट्यूड के साथ नीचे उतरी और बेस के अंदर चली गई। आए शाम का वक्त 5 बजे। ऋषभ अपने पैलेस में आ चुका था। वो सीधा अपने रूम में गया तो वहां अवनी नहीं थी। ऋषभ ने एक बार टाइम देखा तो मन में बोला, बतख तो अवनी को आ जाना चाहिए था। आए फिर उसने अपना फोन निकाल अवनी को कॉल करने ही वाला था, तभी उसे चॉपर की आवाज आई। वो बालकनी में गया और ऊपर देखा तो वहां ऋषभ का चॉपर आ रहा था। ऋषभ चॉपर देखकर समझ गया था कि ये अवनी ही है। आए वो वापस से अपने कमरे में आया और नीचे हेलीपैड की तरफ चल दिया। जैसे ही वो चॉपर के पास पहुंचा तो अवनी चॉपर से उतर रही थी। ऋषभ उसके पास गया और एक हाथ पकड़ उसे उतरने में मदद की। आए फिर दोनों वापस अपने कमरे की तरफ जाने लगे। रास्ते में ऋषभ ने अवनी से पूछा, तुमको लेट कैसे हो गया? आए अवनी बोली, वो कोमल मुझे आज के लिए थोड़ी बहुत बातें बता रही थी कि कैसे मुझे वहां पर कैसे बिहेव करना है। आए अब तक दोनों अपने रूम में आ चुके थे। ऋषभ ने गेट लगते हुए बोला, अच्छा स्वीट हार्ट, तो कोमल ने तुम्हें कैसे बिहेव करने को बोला? आए अवनी बोली, कोमल ने ज्यादा कुछ तो नहीं बताया। वो बोल रही थी मुझे ज्यादा नर्वस नहीं होना और अपने आप को एकदम टफ दिखाना है, जिससे लोगों को पता चले कि मैं तुम्हारी बीवी हूं। मेरा ऑरा एकदम तुम्हारे जैसा होना चाहिए। आए ऋषभ ने उसे कमर से पकड़ अपनी तरफ खींचते हुए बोला, अरे स्वीट हार्ट, तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम जैसी हो अपने आप को बस वैसे ही दिखाओ। आए अवनी ऋषभ की आंखों में देख बोली, पर अगर लोग मेरे और आपके बारे में बातें करने लगे तो? आए ऋषभ अवनी के बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, स्वीट हार्ट, मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या बोलते हैं क्या करते हैं, और तुम्हें भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वरना लोगों के चक्कर में तुम अपने कैरेक्टर को भूल जाओगी। आए अवनी को ऋषभ की बात एकदम सही लगी। वो बोली, हम आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मुझे दूसरों के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए, लोगों का तो काम है बोलना, वो तो बोलेगे है। आए ऋषभ ने उसके बालों को सहलाते हुए बोला, गुड गर्ल। आए अवनी को तभी कुछ याद आया और वो बोली, मेरे पास कपड़े हैं पर ऐसे इवेंट के लिए कुछ खास कपड़े चाहिए होते हैं, वो कहाँ से लाओ? आए ऋषभ अवनी को देख बोला, स्वीट हार्ट, तुम फिक्र मत करो, मैंने पहले ही सारी अरेंजमेंट कर रखी है। तभी गेट नोक की आवाज आए। ऋषभ ने कमीन बोला। आए गेट खोलकर 10-12 मेकअप आर्टिस्ट अंदर आए। ऋषभ ने सबको देख बोला, आज से तुम अवनी की पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट हो, अब से तुम सिर्फ अवनी का ही मेकअप करोगी। और हाँ, याद रहे अवनी कैसी दिखती है, ये बात किसी को पता चली तो तुम्हारी 7 पुस्तकों में जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सारी आर्टिस्ट ने सिर झुका बोला, ओके बॉस। अवनी ऋषभ को घूरते हुए बोली, ये क्या है, आप किसी को ऐसे कैसे मजबूर कर सकते हैं? आए ऋषभ अवनी को देख बोला, स्वीट हार्ट, मैंने इन्हें मजबूर नहीं किया, इन लोगों ने खुद इस बात की तसल्ली दी थी और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, मैं तो बस इन्हें याद दिला रहा था। आए अवनी सबकी तरफ देख पूछती है, क्या ये सही कह रहे हैं? आए सब ने हाँ में गर्दन हिला दिया। अवनी अब कुछ नहीं कर सकती थी। वो बोली, अच्छा ठीक है, अब आप लोग मुझे रेडी कर दो। और ऋषभ को देख बोली, और आप यहां से बाहर जाइए। आए ऋषभ ने ना में सिर हिलाते हुए बोला, मैं क्यों बाहर जाऊं? आए अवनी ऋषभ को घूरते हुए बोली, क्योंकि मुझे रेडी होना है। आए ऋषभ बोला, तो मैं कौन सा तुम्हें रेडी होने को मना कर रहा हूं, जाओ और तैयार हो, मुझे भी रेडी होना है। अवनी बोली, नहीं, आप दूसरे कमरे में जाके रेडी हो जाइए, और ऋषभ को धक्का दे रूम से बाहर निकाल दिया। आए जैसे ही अवनी गेट बंद करने को थी, ऋषभ बोला, स्वीट हार्ट, मेरे कपड़े अंदर ही है, मैं बिना उसके रेडी कैसे होगा? आए अवनी गेट बंद करते हुए बोली, 10 मिनट में आपके कपड़े दूसरे रूम में होंगे, अब जाइए। और अवनी ने दरवाजा बंद कर दिया। ऋषभ बेबस सा बाहर खड़ा हो दरवाजे को देख रहा था। आए ऋषभ दरवाजे को देखते हुए धीरे से बोला, जिसे कोई आंख मिलाकर बात तक नहीं कर सकता, उसे उसकी बीवी ने ऐसे बाहर निकाला है जैसे मैं कोई कचरा हूं। फिर ऊपर देख बोला, हाय रे मेरी कस्मत। इसी प्रकार का वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करना ना भूलें।